नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे 300 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक को लेकर के जो हमारा सीरीज चल रहा है। इसके तहत आज हमारा 9th लेक्चर है। जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट में पहला टॉपिक है वो है चीता री इंट्रोडक्शन प्लान। भारत सरकार ने चीता को री इंट्रोड्यूस करने का एक प्लान बनाया है, इसीलिए ये चर्चा में है। चीता को जो री इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लाया जाएगा, वो अफ्रीकन कंट्री से लाया जाएगा। जरा हम लोग इसके बाद हम लोग चीता के बारे में जान लेते हैं। चीता क्या है? चीता जो है फास्टेस्ट लैंड एनिमल है। इस धरती पे जो सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है वो चीता है। चीता के बारे में ये है, चीता इज द ओनली लार्ज कार्निवोर गॉट कम्प्लीटली वाइप आउट फ्रॉम इंडिया इन 1952। 1952 में चीता जो है भारत से कम्प्लीटली वाइप्ड आउट हो गया। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ओनली लार्ज कार्निवोर, कम्प्लीटली वाइप्ड आउट। ये दो चीज को याद रखिएगा। अगर आप इतना कंसस रहिएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में आप आंसर को निकाल लीजिएगा। चीता को जो री इंट्रोड्यूस करने का प्लान है, उनके लिए जो सबसे सुटेबल जो जगह है वो है कुनो पालनपुर नेशनल पार्क। इसके अलावा जो दूसरे पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको भी जान लेते हैं, जहाँ की इनको संभावना है कि वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा वो है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी में ही है। उसके बाद भैन सरोवरगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो मध्य प्रदेश में यहाँ, और सागर जैसलमेर जो राजस्थान है यहाँ, और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो राजस्थान है। इन जगह पे भी इनको संभावना है कि इसको री इंट्रोड्यूस करें, लेकिन जो सबसे सुटेबल जगह अभी तक पाया गया है वो है कुनो पालनपुर नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स, रेड सैंडल्स आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। अभी आपने पुष्पा मूवी देखा होगा। पुष्पा मूवी जो है इसी रेड सैंडल्स के स्मगलिंग पे बेस्ड है, जिसमें डायलॉग है। बहुत लोग ये डायलॉग देते हैं, आप लोग मुझसे अच्छी तरह से डायलॉग बोल सकते हैं। जो रेड सैंडल्स है ये चर्चा में इसलिए भी था क्योंकि इनको IUCN जो है, इनके जो रेड लिस्ट है उसमें इंडेंजर्ड कैटेगरी में फिर से इसको री इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अर्थात ये रेड सैंडल्स जो है ये IUCN के रेड लिस्ट में पुनः इनको ला दिया गया है। IUCN क्या है? ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। ये IUCN का ये फुल फॉर्म है। ये जो रेड सैंडल्स है इनका पॉपुलेशन जो है 50 to 80% इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन किया गया है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनको इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है। जो रेड सैंडल्स है इनके बारे में ये जो साइंटिफिक नेम है इनका ये है पेट्रोकार्पस सेंटिलिनस, ये इनका साइंटिफिक नेम है। और दूसरा ये इंडेमिक है। आप अच्छी तरह से जानते हैं इंडेमिक और पेंडेमिक के बारे में। जो कोविड के कारण, कोविड जो है पेंडेमिक महामारी था। जब हम इंडेमिक की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ये किसी खास पार्टिकुलर जो एरिया है वहाँ पे ये लोकेटेड है। ये जो ट्रीज़ है रेड सैंडल्स, ये इंडेमिक ट्रीज स्पीसीज़ है। ये रेस्ट्रिक्टेड जोग्राफी की, खास करके जो ईस्टर्न घाट वाला एरिया है भारत का, वहाँ पे उसी एरिया में ही पाया जाता है। और ईस्टर्न घाट में भी जो आंध्र प्रदेश का पार्ट है उसमें भी एक खास जगह पे ही इस तरह के रेड सैंडल्स पाए जाते हैं, रेड सैंडलवुड पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, इनका काफ़ी असेस्ट करने के बाद इनको साइट्स जो एक और ऑर्गेनाइजेशन है उनका अपेंडिक्स 2 में जगह दिया गया है। इसको अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। अब साइट्स के बारे में जानते हैं। साइट्स का फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं वो फ्लोरा और फौना दोनों हो सकता है। उस इंडेंजर्ड स्पीसीज का जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसका कंट्रोल कैसे किया जाए, उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, उसको लेकर के एक कन्वेंशन है। इसका पूरा जो नाम है वो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, दैट्स कॉल्ड साइट्स। फ्रेंड्स, इसका दूसरा नाम जो है वाशिंगटन कन्वेंशन भी है। वाशिंगटन कन्वेंशन मतलब वाशिंगटन में ये कन्वेंशन हुआ था, इसीलिए इट्स अनदर नेम इज वाशिंगटन कन्वेंशन। फ्रेंड्स, इस पे जो सिग्नेचर हुआ था वो 1973 को हुआ था, लेकिन ये जो इन्फोर्स्ड हुआ था वो 1975 को हुआ था। इस दो वर्ड को याद रखिएगा, कब इस पे सिग्नेचर हुआ और कब ये फोर्स में आया। इस बात को एग्जामिनेशन हॉल में इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और इनका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फ्रेंड्स, कार्बन इनइक्वालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्या है? एक रिपोर्ट जारी हुआ है कार्बन इनइक्वालिटी, एक रिपोर्ट जारी हुआ है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट को लेकर के। ये 2022 का रिपोर्ट है, इसको बोलते हैं WIR। चर्चा में इसलिए इसी कारण से ये न्यूज में है, इस रिपोर्ट के कारण। ये जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है ये एसोसिएटेड है कार्बन इनइक्वालिटी से। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट एसोसिएटेड विद
एंड 4 ऑप्शंस दे देगा, उसमें से आपको कार्बन इनइक्वलिटी जो है इससे जुड़ा हुआ है, इसको आप सही मारेंगे। इसमें कहा गया है कि जो वेल्दी पीपल है उनका कार्बन फुटप्रिंट्स में बहुत ज़्यादा इनका लार्ज कंट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे बात आता है कि कार्बन फुटप्रिंट क्या है। ये जो कार्बन फुटप्रिंट है ये आपका द अमाउंट ऑफ, ये एक तरह का अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा रिलीज होता है, किस लिए होता है? रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ए पार्टिकुलर इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटीज। किसी खास व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी के एक्टिविटीज के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, इसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। फुटप्रिंट का मतलब होता है आपके पैर का निशान, मतलब आपके एक्टिविटीज, आपके चलने और सब चीज 24 घंटा में जो कुछ भी आप करते हैं उस एक्टिविटीज के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटमॉस्फेयर में इमिशंस होता है, दैट्स कॉल्ड कार्बन फुटप्रिंट। माय डियर फ्रेंड्स, ये कहा गया है कि ये जो कार्बन इनइक्वलिटी है ये पूरे वर्ल्ड में हाईली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस है। इसका 2 नेशंस के बीच में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस है, एज वेल एज विद इन द नेशंस, एक नेशंस के अंदर भी लोगों के बीच में काफ़ी अनइक्वलिटी है। इसको लेकर के इसको समझते हैं। इन्हीं इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए एक कंसेप्ट लाया गया है, GCI, ग्लोबल कार्बन इंसेंटिव्स। ये जो कंसेप्ट लाने वाले हैं वो रघुराम राजन हैं। रघुराम राजन आप अच्छी तरह से परिचित हैं, भारत में RBI के एक्स गवर्नर रहे हैं। उनका एक कंसेप्ट था कि ग्लोबल कार्बन इंसेंटिव्स के द्वारा हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं या करने का प्रयास कर सकते हैं। उनका कहना है कि जितने भी कंट्री हैं, एवरी कंट्री दैट इमिट्स, ऐसे कंट्री जो कि इमिट्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड मोर देन द ग्लोबल एवरेज पर पर्सन, जो ग्लोबल एवरेज पर पर्सन जो इमिशंस होता है उससे ज़्यादा जिन जिन कंट्री के द्वारा इमिट होता है उनको पे करना होगा इस ग्लोबल कार्बन इंसेंटिव फंड में। ठीक है, एक अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा, उसका एक मैकेनिज्म है, फंडा है दिया है उन्होंने, कैसे किया जाएगा। उस अमाउंट को कैलकुलेट करने के बाद वो कंट्री जो कि ज़्यादा इमिट करता है इस GCI फंड में वहाँ पे अपना अमाउंट को डिपॉजिट करेगा और इस फंड के द्वारा ये जो पैसा है दिया जाएगा उस कंट्री को जहाँ पे कि उनका फुटप्रिंट कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशंस में उनका बहुत ही कम योगदान है, ताकि उनको एक इंसेंटिव मिले कि वो कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट कर पाए। और साथ ही साथ उसको डेवलप भी करना है, तो डेवलपमेंट के लिए जो बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी की बहुत कॉस्टली है, उस टेक्नोलॉजी को परचेज करने के लिए इस GCI फंड से वो पैसा को यूज करके, उस बेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके, खरीद करके अपने देश में डेवलपमेंट का काम कर सके। ये पूरा कंसेप्ट है। फ्रेंड्स, मास एक्सटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसा माना जाता है कि अभी जो मास एक्सटेंशन का प्रोसेस है ये वास्तव में 6th मास एक्सटेंशन है। इससे पहले 5 मास एक्सटेंशन जो हो चुका है। मास एक्सटेंशन तब कहलाता है जब 75% ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज का जो पॉपुलेशन है वो जियोलॉजिकल टाइम का जो एक पीरियड होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम, इस शॉर्ट पीरियड में, जियोलॉजिकल टाइम के शॉर्ट पीरियड में अगर 75% ऑफ ग्लोबल स्पीसीज का एक्सटेंशन हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, दैट्स कॉल्ड मास एक्सटेंशंस। ये जो मास एक्सटेंशंस है अभी तक में 5 बार हो चुका है, लेकिन वो सारे जो हुए हैं 5 बार वो नेचुरल कारण के हुआ है, नेचुरल फेनोमेना के कारण हुआ है। लेकिन जो ये 6th टाइम अभी हो रहा है ये मानव के कारण हो रहा है। दैट्स वाई इसको कहते हैं एंथ्रोपोसीन एक्सटेंशंस। फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि कितने सारे जीव जंतु स्पीसीज जो हैं वो मारे जा रहे हैं। दूसरे ग्रह से जो उल्का पिंड सब आ रहे हैं, यहाँ धरती पे गिर रहे हैं, इनसे बड़े पैमाने पे मास एक्सटेंशंस हुए हैं पहले। फ्रेंड्स, एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको शॉर्ट में AMC बोलते हैं। ये जो AMC है ये रिलेटेड है टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड। ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है ये मलेशिया के द्वारा होस्टेड किया गया है, मलेशिया में हुआ है, और कोलेब्रेशन विद ग्लोबल टाइगर फोरम, ग्लोबल टाइगर फोरम के कोलेब्रेशन से मलेशिया में ये कन्वेंशन जो है हैपेंड हुआ है। AMC जो है एक तरह का मीटिंग है किसका, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, ऐसे 13 कंट्री जिसमें कि टाइगर्स पाया जाता है, उनका एक तरह का ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। इसको TRC बोलते हैं, टाइगर रेंज कंट्रीज।
ये डिस्कस किया है इस कॉन्फ्रेंस में प्लाइट एंड प्लान्स, जो इनकी दुर्दशा है टाइगर को लेकर के, जो इतने बुरे दौर से टाइगर जा रहा है उनको लेकर के इन्होंने डिस्कस किया है, और उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए, उस प्लान पे इन्होंने डिस्कस किया है। खास करके वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन को कैसे रिकवर किया जाए, इसको लेकर के ये मीटिंग होता है। जो TRCs जो है इसमें टोटल 13 कंट्री है। मलेशिया है, बांग्लादेश, भूटान, कोलंबिया, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, नेपाल, रसिया, थाईलैंड, वियतनाम। इसमें जो रसिया है इसको ध्यान रखिएगा कि रसिया जो है बेसिकली ऐसा माना जाता है, लोगों को लगता है कि ये यूरोपियन कंट्री है, बट इसका बहुत सारा पार्ट जो है एशिया के जो कॉन्टिनेंट है उसको कवर करता है। इसीलिए रसिया में भी बहुत सारे टाइगर पाए जाते हैं। इसीलिए ये जो आपका टाइगर रेंज कंट्रीज है इसमें रसिया भी पार्ट है। इन सारे कंट्रीज का लिस्ट देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, एक सेंट पीटर्सबर्ग में डिक्लेरेशन हुआ था, एक घोषणा हुई थी टाइगर को कंजर्वेशन को लेकर के 2010 में। उसमें कहा गया था इस TRC टाइगर रेंज कंट्रीज के द्वारा कि ग्लोबल टाइगर जो है उसको रिकवरी करेंगे, और जो टाइगर का पॉपुलेशन है इसको डबल कर देंगे 2022 तक। ये उनका ये सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, याद रखिएगा सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, किस चीज़ से एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत ने एक टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 1973 में। उसके तहत भारत ने 2018 में ही टाइगर के पॉपुलेशन को डबल कर लिया, अर्थात 2022 का जो टारगेट दिया गया था उसे 4 साल पहले ही भारत ने टाइगर के पॉपुलेशन को डबल कर लिया। ये भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फ्रेंड्स, NEAT नीट 3.0 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। नीट 3.0 ये क्या है, इसका एम्स क्या है? इसका एम है प्रोवाइड करना है क्या? बेस्ट डेवलप टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन इन द एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर जो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम से ग्रसित है, उसमें बेस्ट टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस के द्वारा कैसे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये पहला लक्ष्य है। और दूसरा है इन्हांस करना है एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। मतलब ये है कि हमें यूथ को कैपेबल बनाना है, उसके नॉलेज, उसके एक्सपीरियंस एंड उसके स्किल के द्वारा उनको इतना कैपेबल बनाना है कि वो एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयबिलिटी उसके अंदर जो क्षमता है वो बढ़े। ये हमारा इस NET 3.0 का सेकेंड लक्ष्य है, एम्स है। फ्रेंड्स, इसका बेनिफिट क्या होगा? पहला बेनिफिट होगा नीट 3.0 का ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा गैप है, किसी के पास सारे गैजेट्स हैं, किसी के पास गैजेट्स नहीं है डिजिटल। तो ये जो है और नहीं है, ये जो डिवाइड है, ये जो गैप है, इसको ब्रिज करना है, इसको भरना है। दूसरा है एनेबल्स स्केल एंड स्पीड यूजिंग द डायरेक्ट टू द डिवाइस मॉडल। मतलब ये जितने भी गैजेट्स हैं, डिवाइस हैं, इसको जो यूज करने के लिए लोगों को इस तरह से हमको एनेबल बना है। और यहाँ पे 2 वर्ड है, स्केल एंड स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केल का मतलब होता है पहले 10 लोग यूज करते थे तो उसको बढ़ा करके 1000, 10,000 कर देना है। इसका मतलब बड़े पैमाने के ऊपर लोगों को जब कवर करना है, इसको स्केल बोलते हैं। और स्पीड का मतलब होता है कि पहले 50 के स्पीड से हम कर रहे थे, अब हम 500 के स्पीड से कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको इस नीट 3.0 का जो हम ये टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन ला करके एजुकेशन फील्ड में जो हम काम करना चाहते हैं, उसमें हम स्केल एंड स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं। जो थर्ड पॉइंट है ब्रेक डाउन जोग्राफिकल बैरियर्स। आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं इंडिया में जो पहाड़ी एरिया है, जो हिली एरिया है, वहाँ पे अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कूल का बढ़िया से नहीं हो पाया है। अगर हम इस तरह से टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के द्वारा वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो ये जो जोग्राफिकल बैरियर्स है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है टीचर्स। इस नीट 3.0 के द्वारा टीचर्स जो है वो फैसिलिटेटर का काम करेगा, क्यूरेटर्स का काम करेगा और मैनेज करेगा रिमोटली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो फैसिलिटेट करेगा, क्यूरेटर्स का काम करेगा, क्योर करने का काम करेगा, फैसिलिट प्रोवाइड करने का काम करेगा फैसिलिटी, और जितने भी चीज़ है इन सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम करेगा रिमोटली। फ्रेंड्स, ग्रे वाटर मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रे वाटर क्या है? जो ग्रे वाटर होता है वो हमारे हाउस से डिस्चार्ज होता है, हमारे घर से निकलता है, जिसमें शॉवर्स, बाथटब, सिंक्स, किचन्स, डिशवाशर्स एंड वॉशिंग मशीन से जो पानी निकलता है इसको ग्रे वाटर कहा जाता है। जितने भी वाटर हमारे घर से निकलता है
जो वेस्ट वाटर होता है हमारे घर से, उसमें 50 to 80% जो वाटर होता है वो ग्रे वाटर ही होता है। इस ग्रे वाटर को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करके हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन का जो मैनेजमेंट है वो 3 यहाँ पे बताया गया है कि रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं और रिचार्ज कर सकते हैं। इस तीनों को देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रे वाटर है क्या, ये किसी से रिलेटेड है, ये एक टर्मिनोलॉजी आपको जानना चाहिए। फ्रेंड्स, ऑपरेशन सरहद हवा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है ये ऑपरेशन सरहद हवा को लॉन्च किया है। खास करके जो इंटरनेशनल बॉर्डर है राजस्थान के पास, उस वहाँ पे जो इनफिल्ट्रेशन होता है उसको चेक करना जो है इस ऑपरेशन सरहद हवा का एक मेन एम है, फंक्शन है। जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो गर्म हवा और सरहद हवा, गर्म हवा समर में और सरहद हवा विंटर में, इस तरह के ऑपरेशंस को लॉन्च करके जो इन्फिल्ट्रेशन होता है पाकिस्तान से इंडिया में राजस्थान के बॉर्डर पे उसको चेक करता है। बीएसएफ क्या है? बीएसएफ एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। ये वर्ड जो पुलिस फोर्स है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड ईयर कि ये एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। जनरली लोगों को लगता है कि पुलिस टर्म आते ही ये स्टेट्स के लिए रिलेटिव्स हो जाता है, लेकिन ये जो बीएसएफ है ये भारत सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का आर्म्ड फोर्स है। बट इसका जो फुल फॉर्म, जो ये एक तरह का जो फोर्स है वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, इसको याद रखिएगा। इसका जो रेस्ट किया गया था, इसको निर्माण किया गया था 1965 में किया गया था, और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर, साथ ही साथ जितने भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो नेक्स्ट लाइट एरिया है वहाँ पे बीएसएफ को डिप्लॉयड किया जाता है। याद रखिएगा, भारत के जितने भी बॉर्डर है हर जगह बीएसएफ को ये डिप्लॉयड नहीं किया जाता है। चाइना के साथ जो भारत का बॉर्डर है वहाँ पे दूसरे जो संगठन है उनको डिप्लॉयड किया जाता है। तो बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब जहाँ भी बॉर्डर होगा वहाँ पे बीएसएफ होगा, ऐसी बात नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव है, ये रीजनल साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। इसमें 2 बात को ध्यान रखना है कि कौन मेंबर स्टेट है, कौन ऑब्जर्वर स्टेट है। जो मेंबर स्टेट्स है वो इंडिया है, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, ये जो है मेंबर स्टेट्स है, और ऑब्जर्वर स्टेट जो है बांग्लादेश है, मॉरिशस है और सेशल्स है, और इनका जो सेक्रेटरीट है वो कोलंबो में है। याद रखिएगा, कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव किसी से जुड़ा हुआ है? साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। मेंबर स्टेट कौन है और ऑब्जर्वर का स्टेट कौन है, इनका सेक्रेटरीट कहाँ है, ये 3 चीज़ याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ब्रह्मोस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत चर्चा में है। अभी अभी पाकिस्तान में जो कहा जाता है कि उन लोगों को लगा कि भारत ने एक मिसाइल को पाकिस्तान में लॉन्च किया है, तो भारत ने सफाई दिया कि भैया गलती से चला गया। तो माना जाता है कि वो ब्रह्मोस मिसाइल था, इसलिए बहुत ही न्यूज में था। इसके बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मोस जो है लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स है। सुपरसोनिक क्या होता है? ये जब स्पीड, जो साउंड का स्पीड है, साउंड के स्पीड से जब ज़्यादा स्पीड हो जाता है उसको कहा जाता है सुपरसोनिक। जो क्रूज है एंड बैलिस्टिक है, ये याद रखिएगा, क्रूज क्या होता है, बैलिस्टिक क्या होता है, इस पर डिटेल्स में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये बात याद रखना है कि ब्रह्मोस क्रूज कैटेगरी का मिसाइल है, न कि बैलिस्टिक कैटेगरी का मिसाइल है, ये याद रखना है फ्रेंड्स। इस ब्रह्मोस को लैंड से, सी से और एयर से लॉन्च किया जा सकता है, और इससे जो हम मार सकते हैं वो सी पे और सरफेस पे मार सकते हैं। मतलब लॉन्च तीनों जगह से कर सकते हैं, लेकिन मारने की जो क्षमता है ये समुद्र में और सरफेस पे मारने की क्षमता इसके पास है। ब्रह्मोस जो है ज्वाइंट कोलैबोरेशन है इंडिया और रशिया के बीच में। ब्रह्मोस का जो नाम है, ये नेम जो है रिप्रेजेंट करता है ब्रह्मपुत्रा रिवर और मॉस्कोवा रिवर। मॉस्को जो कि मॉस्कोवा रिवर के बगल में ही अवस्थित है। इस मॉस्कोवा और भारत के ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है, इन दोनों के नाम को मिला करके इसको ब्रह्मोस नाम दिया गया है। ये 2 स्टेज मिसाइल है, ये याद रखिएगा। 2 स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज है वो सॉलिड प्रोपेलेंट यूज होता है, और जो सेकंड स्टेज होता है उसमें लिक्विड प्रोपेलेंट यूज होता है। लिक्विड प्रोपेलेंट में भी रैमजेट जो है ये यूज होता है। रैमजेट के बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हम इस 9th लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक को कवर किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना वैल्यूएबल कमेंट दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इससे शेयर कीजिए। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।